नमस्कार दोस्तों, मैं दीप बहुगुणा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। इसका नाम है दीप से एम्पायर। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पौड़ी गढ़वाल के बारे में, और ये है इस वीडियो का पार्ट 1। और इसी तरह ये सीरीज आगे बढ़ेगी। तो पहले हम देखेंगे जो जनपद का इतिहास है उसके बारे में। तो जो ये जनपद है हमारा पौड़ी जनपद, इसका जो गठन हुआ था, ठीक है, ये कभी अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो ये हुआ था 1840 में। ठीक है, तो पहले हम पार्ट हुआ करते थे ब्रिटिश क्राउन का। ठीक है, तो 1840 में क्या हुआ था कि जो ब्रिटिश थे, ठीक है, जो ब्रिटिश लोग थे, इन्होंने क्या किया था कि गढ़वाल को, यानी गढ़वाल में जो एक प्लेस है श्रीनगर, उसको राजधानी श्रीनगर से पौड़ी तक स्थानांतरित की थी। यानी यहाँ पे क्या था कि जो ब्रिटिश थे उन्होंने गढ़वाल की जो राजधानी थी, ठीक है, अब आपको पता होगा कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल, तो उस टाइम पे इनकी कैपिटल हुआ करती थी। ठीक है, तो जो गढ़वाल मंडल की जो कैपिटल थी वह श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित की थी। और इसी के बाद यहाँ पे स्थापना होती है 1840 में ही पौड़ी गढ़वाल की। ठीक है, तो पौड़ी गढ़वाल की स्थापना किसने की? ब्रिटिश ने। किस प्रकार हुई? राजधानी श्रीनगर से पौड़ी हस्तांतरित करने के चक्कर में। ठीक है, 1989 को गढ़वाल मंडल का मुख्यालय पौड़ी में बनाया गया। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, गढ़वाल मंडल का जो मुख्यालय है ये कहाँ पे है? तो पौड़ी में है। और गढ़वाल का जो द्वार है वो कौन सा द्वार हम बोलते हैं? उसको कोट द्वार। ठीक है, 1992 में पौड़ी को हिल स्टेशन घोषित किया गया। तो ये भी आपको याद रखना है कि 1992 में इसको क्या किया गया है? हिल स्टेशन घोषित किया है। और अब जो यहाँ की भौगोलिक स्थिति है ना, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो पौड़ी जनपद की जो भौगोलिक स्थिति है ये क्या है कि इसका जो क्षेत्रफल है सबसे पहले वो है 5329, यानी 5329, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। पौड़ी गढ़वाल जो है हमारा, यह कंडोलिया पहाड़ी पर स्थित है। तो आपको ये पहाड़ी याद रखनी है। कौन सी पहाड़ी है? कंडोलिया पहाड़ी। और पौड़ी जिले का जो मध्यवर्ती भाग है यह शिवालिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आपसे ये पूछ सकता है कि जो पौड़ी जनपद है यह कौन से क्षेत्र में आता है? तो शिवालिक क्षेत्र में आता है। पौड़ी गढ़वाल की जो सीमा है वह उत्तर प्रदेश राज्य से लगती है। और पौड़ी को सबसे अधिक, यानी सबसे अधिक जनपदों की जो सीमा स्पर्श करती है वो पौड़ी गढ़वाल है। ठीक है, यानी 7 जनपद। ठीक है, और इसमें उत्तरकाशी गढ़वाल मंडल का एकमात्र जिला है जिसकी सीमा पौड़ी से टच नहीं होती है। यानी गढ़वाल में जितने भी हमारे 7 जिले हैं ना, तो उन 7 में से जो एक तो पौड़ी खुद हो गया, और अब कितने बचे हैं? 6। तो 6 में से सबकी जो बाउंड्री है वो लगती है पौड़ी से। किसकी नहीं लगती है? तो उत्तरकाशी की। ठीक है, यानी 5 की लगती है, 1 की नहीं लगती है। अब देखते हैं कि जो पौड़ी जनपद है, हमने ये तो देख लिया ना कि उसकी जो सीमा है वह उत्तरकाशी से नहीं लगती है। और कोठरी और चोखमदून पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, कोठरी और चोखमदून पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। पौड़ी जिले के लैंसडाउन में औसत वर्षा, ये याद रखनी है आपको, कितनी है? ये है 210। इसके बाद पौड़ी जनपद का जो प्रशासन है इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो जो पौड़ी जनपद है इसमें विधानसभा क्षेत्र एक बार पूछा था, तो ये है 6। ठीक है, अब अगर आप यूके पीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको इतना पता होना चाहिए कि किस जनपद में, यानी किस ज़िले में कितनी विधानसभा हैं, कितनी वहाँ पे विकास खंड हैं, कितनी तहसीलें हैं। ठीक है, और यहाँ पे विकास खंड कितने हैं? तो 15 हैं। पौड़ी जनपद में तहसीलें हैं 12, और उप तहसीलें याद रखना 1 है यहाँ पे। ठीक है, उप तहसील मतलब जो पूर्णतः तहसील, अभी पूर्णतः तहसील उसको नहीं माना गया है। ठीक है, नगर निगम कितने हैं? 1। और पौड़ी जिले की जो जनसंख्या है वो है 6,87,271। इसके बाद देखो आप, जो राज्य है इसका सबसे कम दशकीय वृद्धि दर ये है -1.41। ठीक है, तो यानी सबसे कम इसकी जो दशकीय वृद्धि थी ये इतनी थी, 1.41 थी। इसके बाद जो जनपद है हमारा पौड़ी गढ़वाल, यह क्या है कि जनसंख्या घनत्व इसका जो है वो है 1 किलोमीटर के अंदर यहाँ पे 129 लोग रहते हैं। ठीक है, तो यानी हम ये कह सकते हैं कि जनसंख्या घनत्व के अकॉर्डिंग ये ज़िला काफ़ी अच्छा है।
अब आप ये समझो कि ये इतना भर कोई एरिया है 1 किलोमीटर का, तो इसके अंदर सिर्फ 129 लोग रहते हैं बस। ठीक है, तो ये बहुत कम है। ठीक है, अगर हम इसका कंपैरिजन करें दिल्ली से, तो वहाँ पे अगर हम 1 किलोमीटर में देखें तो 1 लाख लोग रहते हैं। ठीक है, तो अब देखो कि दिल्ली में कितने लोग रह रहे हैं, 1 लाख लोग उसी 1 किलोमीटर में। और यहाँ पे पौड़ी जनपद में कितने रह रहे हैं, तो सिर्फ 129, यानी ये फैल के रहेंगे। ठीक है, इसके बाद देखो लिंगानुपात। लिंगानुपात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो पौड़ी जनपद का लिंगानुपात है यह है 1103, यानी अगर 1000 लड़के पैदा हो रहे हैं एक साल में, तो उसी का जो रेशियो है वो है 1103, यानी एक साल में इतनी लड़कियां होती हैं और इतने लड़के होते हैं। ये एक एवरेज लिंगानुपात इन्होंने बना रखा है। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे ये समझो कि अगर 10,000 लड़के होते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे भी एक जीरो लग जाएगा। वो रेशियो किस अकॉर्डिंग बढ़ता है ये आपने मैथ में पढ़ा होगा। ठीक है, पौड़ी जिले की जो साक्षरता दर है यह ओवरऑल की अगर हम बात करें तो वो है 82%। ठीक है, लेकिन जो है कि यहाँ पे क्या होता है कि भेदभाव होता है किसके साथ, लड़कियों के साथ। क्योंकि जो लड़कियों की साक्षरता दर है, महिला साक्षरता दर है, वह क्या है कि पुरुषों की तुलना में क्या है, बहुत कम है। यानी अगर आप 100 में से 92 लड़कों को पढ़ाते हो, तो उसके कंपैरिजन में अगर हम लड़कियों का देखें तो आप 100 में से सिर्फ 72 लड़कियों को पढ़ाते हो। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि एक हिसाब से का यहाँ पे क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है किन के साथ, महिलाओं के साथ। ठीक है, पौड़ी जिले की जो 83.6% आबादी है वो क्या है, ग्रामीण है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो अभी ग्रामीण है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 83% यानी 84% लोग क्या हैं जो कि गाँव में रहते हैं। तो बचे कितने अब, 16% लोग, तो वो कहाँ रहते हैं, ये जो एक नगर निगम है यहाँ पे। ठीक है, आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग ये कौन सा नगर निगम होगा, कोटद्वार वाला। ठीक है, क्योंकि कोटद्वार क्या है, नगर निगम में आता है आई थिंक। ठीक है, तो ये वही होगा। यहाँ पे 16% जनसंख्या रहती है, बाकी जो जनसंख्या है वो कहाँ रहती है, तो गांव में रहती है। ठीक हो गया। अब देखो जो कोटद्वार नगर पालिका है इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो अच्छा हमने ये भी देखा था ना भी नगर पालिका कितनी है, एक है, तो वो कौन सी है, कोटद्वार ही है। ठीक है, और इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो 1951 में हुई थी। ये याद रखना कब हुई थी, तो 1951 में हुई थी। अब हम इससे अगली वीडियो में देखेंगे जो पौड़ी जनपद में जलप्रपात हैं उनके बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं उस वीडियो में। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं दीप बहुना स्वागत करता हूं आपका दीप से एम्पायर में। तो गाइस, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था पौड़ी गढ़वाल का इतिहास, और हमने देखा था कि 1840 में ब्रिटिश क्राउन ने जो राजधानी थी श्रीनगर से वो स्थानांतरित की थी पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा पौड़ी गढ़वाल क्या होता है कि चर्चा में आता है। इसके बाद क्या होता है, जब हमारी आज़ादी हमको मिल जाती है तो 1969 में क्या होता है कि जो गढ़वाल मंडल है इसका मुख्यालय बना दिया जाता है। कहाँ पे, पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, तो यहीं से इसकी किस्मत चेंज होती है। वैसे सही बताएं तो किस्मत तो तभी चेंज होगी जब ये श्रीनगर से पौड़ी क्या हो गई, हमारी कैपिटल स्थानांतरित हो गई थी। ठीक है, इसके बाद 1969 में क्या होता है कि यहाँ पे जो मुख्यालय है गढ़वाल मंडल का, ठीक है, वो कहाँ पे शिफ्ट किया गया, पौड़ी गढ़वाल में। और 1992 में जो है पौड़ी को क्या बोल दिया गया, एक हिल स्टेशन। ठीक है, और इसी टाइम पे जब से ये गढ़वाल मंडल का मुख्यालय था तो उस टाइम पे ऐसे ज़िला इसको घोषित नहीं किया गया था। और एक ज़िले के रूप में ये कब आया, अगर आपसे कोई पूछे तो ये तब आया जब हम उत्तराखंड हमारा अलग हुआ। ठीक है, उत्तर प्रदेश में इसको ज़िले के रूप में नहीं किया लिया गया था। उत्तर प्रदेश में जब ये था तो इसको गढ़वाल मंडल का मुख्यालय और हिल स्टेशन, ठीक है, दो इसको नाम दिए गए थे। ठीक है, यानी एक तो यहाँ पे क्या था, मुख्यालय था गढ़वाल मंडल का, और दूसरा क्या था कि हिल स्टेशन इसको घोषित किया गया था। इसके बाद थोड़ा हमने यहाँ की भौगोलिक स्थिति देखी थी और साथ ही में हमने यहाँ का प्रशासन देख लिया था। ठीक है, आज क्या देख रहे हैं हम, यहाँ तक कि जो जल प्रपात है इम्पोर्टेंट, उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा जो कि प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है, ये जलप्रपात है रमेशपुर।
ठीक है। रमेशपुर या इसको वहाँ पे लोकल लैंग्वेज में रामपुर जलप्रपात भी कहते हैं। तो ये कहाँ पे है आप याद रखना, पौड़ी गढ़वाल में। इसके बाद चूनाधार प्रपात, चूनाधार प्रपात जो है यह कहाँ पे है, तो ये भी पौड़ी गढ़वाल में है। गौरीवीर झरना ये कहाँ पे है, तो पूर्वी नयार नदी पर है, पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, यानी जो पूर्वी नयार नदी है ये कहाँ पे बहती है, पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, ये नदी में भी हम अभी पढ़ लेंगे, पौड़ी गढ़वाल में बहने वाली सभी नदियाँ, उसमें भी आपको ये देखने को मिलेगा। और इसके बाद जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट जलप्रपात हैं वो हैं, अच्छा जलप्रपात तो इतने ही हैं यहाँ पे, इसके बाद झीलें हैं यहाँ पे। ठीक है, नदियाँ, झीलें और कुंड। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट हमारा इसके बाद ये वाला सेक्शन होता है, तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। तो उत्तराखंड का जो पामीर, ठीक है, पामीर आपने नाम सुना होगा, पामीर दूधातोली श्रृंखला। ठीक है, उत्तराखंड का जो पामीर कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, तो दूधातोली श्रृंखला को कहा जाता है, जो कहाँ पे है, एक तो ये अल्मोड़ा में है अपना, और चमोली और पौड़ी गढ़वाल में है। ठीक है, तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है, पौड़ी, चमोली और अल्मोड़ा। दूधातोली जो श्रृंखला है यहाँ से 5 नदियाँ निकलती हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दूधातोली जो श्रृंखला है, तो यहाँ से क्या होता है कि 5 नदियाँ निकलती हैं। आपको डायरेक्टली 4 नदियों या 3 नदियों के नाम दे दिए जाएंगे, और ये पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है हमारी वो दूधातोली श्रृंखला से नहीं निकलती है। तो आपको 5 नदियों का नाम याद रखना है। एक है रामगंगा, दूसरा है वूना, आटागाड़, और तीसरा है यहाँ पे नयार, और यहाँ पे चौथा है पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, और अच्छा यहाँ पे एक मिसिंग है ना, तो एक है पूर्वी रामगंगा। ठीक है, एक क्या है यहाँ पे, पूर्वी रामगंगा है। ठीक है, आपको ये यहाँ पे एक इसमें ऐड नहीं कर रखा है, आप इसको याद रखना, पूर्वी रामगंगा, दूसरा हो गया पश्चिमी रामगंगा, और इसके बाद तीसरा हो गया वूनो, आटागाड़, और चौथा हो गया पश्चिमी नयार, पांचवा हो गया पूर्वी नयार। ठीक है, तो 5 नदियों के नाम आपको याद रखने हैं। तो आपसे क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछ सकता है, सीधे ये पूछ सकता है पश्चिमी रामगंगा कहाँ से निकलती है, तो दूधातोली श्रृंखला से निकलती है। जो नयार नदी है ना यहाँ पे, ठीक है, यह पौड़ी के व्यास घाट के पास से फुलचट्टी नामक स्थान पर गंगा नदी में मिलती है। ठीक है, तो जो नयार नदी है ये गंगा नदी पर कहाँ पे मिलती है, यानी जो इनका संगम है ये पूछ सकता है, तो ये मिलती है फुलचट्टी नामक स्थान पर। ठीक है, व्यास घाट। इसके बाद जो नयार नदी है यह पूर्व व पश्चिम नयार का सतपुली के पास मिलन से बनी है। यानी नयार नदी, यानी एक पहले यहाँ से आई पूर्वी नयार, यहाँ से आया पश्चिमी नयार। ठीक है, अब जहाँ पे ये मिल गए सतपुली, ठीक है, तो सतपुली पे आगे जब नदी गई तो इसको अब क्या बोल गया, नयार नदी। पहले पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार 2 नदी थी, अब आगे आके संगम हो गया इनका सतपुली के पास में। तो जब यहाँ पे संगम होता है तो इसके बाद जो नदी निकलती है इसको सिर्फ नयार नदी से के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी इसको फिर पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार ऐसे नाम जो दे दो, ये अब क्या हो गए, इक्वल हो गए, और सिर्फ नयार नाम से जाना जाना लगा। नयार का नाम बहुत बार आ रहा है, क्यों, क्योंकि जो पौड़ी जनपद है यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट नदी ही क्या है, नयार नदी है। ठीक है, जो पूर्वी नयार का नाम है यह सयूसी गाड़, यानी इसकी जो लेंथ है वो है 109 किलोमीटर, वो पश्चिमी नयार जो है इसकी लेंथ जो है वो है 78 किलोमीटर, इसका नाम जो है वो है ढाई जूली गाड़ है। ठीक है, अब ये दोनों क्या हैं कि यहाँ पे लोकल नाम है। जो नदी होती है उसको हम अपनी पहाड़ी लैंग्वेज में, या ये कहें कि हाँ ये पहाड़ी लैंग्वेज में हम इसको क्या कहते हैं, गाड़ कहते हैं। ठीक है, तो आपको उत्तराखंड में जितनी भी नदियाँ हैं उनके लोकल नाम के पीछे क्या सुनने को मिलेगा, गाड़। ठीक है, तो वैसे ही इनके नाम में भी पीछे से गाड़ दिख रहा है, तो इनका ये लोकल नाम दे रखा है। आप इसको भी याद करना चाहें तो कर सकते हैं। और लेंथ याद रखना, पूर्वी नयार क्या है, ज़्यादा लंबी है 109 किलोमीटर की, जो पश्चिमी नयार है यह कम लंबी है। ठीक है, यानी ये कितने की है, सिर्फ 78 किलोमीटर की। अब दोनों का जहाँ संगम हो गया तो सिर्फ ये कौन सी नदी बन गई, नयार नदी। जो पश्चिमी रामगंगा है, ठीक है, 2 नदियाँ हमने देखी थी, पूर्वी रामगंगा और पश्चिमी रामगंगा। तो जो पश्चिमी रामगंगा है यह 155 किलोमीटर बहने के बाद, ठीक है, लेंथ याद रख लेना, पौड़ी के कालागढ़ नामक स्थान पर राज्य से बाहर जाती है। ठीक है,
तो ये जो रामगंगा नदी है ना, तो ये इसका जो पूरा ज़्यादा एरिया है वो कॉर्बेट, आपने कॉर्बेट के बारे में तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो हम उसको पढ़ लेंगे नैनीताल वाली जब हम डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, तो ज़्यादा ये कहाँ पे बहती है, तो ये ज़्यादा बहती है कॉर्बेट में। ठीक है, तो कॉर्बेट का कुछ पार्ट पड़ जाता है हमारा पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, तो वहाँ पे भी है। और जो कॉर्बेट का पार्ट पड़ता है हमारा पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, तो ये कौन से एरिया में पड़ता है, तो ये पड़ता है कोटद्वार का जो वहाँ पे साइड है ना, वहाँ पे पड़ता है। इसके बाद देखो पौड़ी के दूधातोली के पास दुग्धताल है। दुग्धताल कहाँ है, तो दूधातोली। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। और बिरमा बीनो गगास नदी। ठीक है, तीनों नदियाँ जो हैं वह पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदियाँ हैं। तो पश्चिमी रामगंगा की 3 सहायक नदियाँ बताओ, तो गगास नदी, बीनो नदी और बिरमा नदी। ठीक है, तो तीनों नदियों के नाम आपको याद रखने हैं। तारा जो कुंड है हमारा, वह झील पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखो पौड़ी जनपद में पर्वत, शिखर व गुफाएं। तो जो इम्पोर्टेंट यहाँ के जनपद में पर्वत हैं या कोई गुफा है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शंभु व निशंभु। ठीक है, ये एक ही नाम है, शंभु व निशंभु नामक जो 2 पर्वत हैं, ये कहाँ पे हैं, पौड़ी गढ़वाल में है। ठीक है, तो शंभु व निशंभु। ठीक है, नाम इनका एक ही है, शंभु, एक अगले वाले के नाम के आगे निशंभु कर दिया बस। ठीक है, तो 2 पर्वत हैं, एक का नाम है शंभु, दूसरे का है निशंभु। ये दोनों पौड़ी गढ़वाल में। इसके बाद उतंग शिखर जो है यह हमारा पौड़ी जिले में है। और कामदेव माउंटेन जो है ये भी हमारा कहाँ पे है, तो पौड़ी जनपद में है। ठीक है, झिलमिल गुफा। झिलमिल गुफा एक बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि झिलमिल गुफा उत्तराखंड की किस जनपद में स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है, पौड़ी जनपद में। ठीक है, गंगा बसाई, ये जो गंगा बसाई हमारी घाटी है ये कहाँ पे है, पौड़ी गढ़वाल में है। इसके बाद पौड़ी गढ़वाल की सर्वोच्च चोटी है, ये आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, तो ये कौन सा पर्वत है, ये है हमारा किनास पर्वत। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। इसके बाद हम अगली वीडियो में देखेंगे जो ये पौड़ी जनपद में खनिज संपदा है। चलो इसी वीडियो में देख लेते हैं, इसमें ज़्यादा तो है नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो आप खरारी घाटी, जो कि पौड़ी जनपद की पौड़ी जनपद में क्या है कि जिप्सम उत्पादक क्षेत्र है। तो यहाँ पे एक घाटी है। जो घाटी क्या होती है, घाटी होती है ये कोई नदी बह रही है ना, तो इसके दोनों साइड का जो एरिया होता है, वी शेप का एरिया अगर बन रहा है या कोई भी एरिया बन रहा हो, दोनों तरफ अगर पहाड़ है यानी चट्टान है, ठीक है, बीच से नदी निकल रही है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, घाटी कहते हैं। ओके, अब जो हमारी खरारी घाटी है ये पौड़ी जनपद में किस लिए प्रसिद्ध है, तो जिप्सम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके बाद जिप्सम और कहाँ मिलता है, तो जिप्सम मिलता है हमको मधुधानी व खेरा। मधुधानी व खेरा, इन दोनों में भी क्या मिलता है, हमको जिप्सम मिलता है। इसके बाद जो पौड़ी हमारा जनपद है यहाँ पे हमको धनपुर डोबरी क्षेत्र, यहाँ पे क्या मिलता है, तांबा मिलता है। और यहाँ पे जो है कि कांगेरा पौड़ी में एस्बेस्टॉस खनिज पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि एस्बेस्टस खनिज कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है कांगेरा पौड़ी में। ठीक है, तो यहाँ पे खनिज संपदा हमने देख ली है, यहाँ की जो प्रमुख शिखर हैं या गुफाएं हैं ये भी हमने देख लिया है। इसके बाद अब हम अगली वीडियो में जो देखेंगे वो देखेंगे पौड़ी जनपद में राष्ट्रीय उद्यान व वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, और इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं, पौड़ी जनपद में जो प्रसिद्ध आंदोलन हुए हैं या जो यहाँ के प्रसिद्ध लोग हैं। ठीक है, गढ़वाल राइफल के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सब कुछ हम यहाँ पे देखेंगे अगली वीडियो में। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सो गाइस, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था जो पौड़ी जनपद में पर्वत हैं इम्पोर्टेंट और गुफाएं हैं इनके बारे में बताया था। यहाँ की जो नदियाँ हैं ना, सबसे इम्पोर्टेंट नदी हमने देखी थी रामगंगा और नयार नदी। ठीक है, पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार दोनों का संगम हुआ था, तब हमको आगे जाके कौन सी नदी मिली थी, नयार नदी। ठीक है, और पूरी जो श्रृंखला है जहाँ से 5 नदियाँ निकलती हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो मैं यही कहूँगा कि वही था, क्योंकि जो पश्चिमी रामगंगा है या पूर्वी नयार है, पश्चिमी नयार है, ये सभी कहाँ से निकलती हैं, तो दूधातोली श्रृंखला से। ठीक है, तो ये श्रृंखला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
आज की वीडियो में हम क्या देख रहे हैं, ये हमने खनिज संपदा तो देख ली थी ना, आई थिंक। हाँ, तो खनिज संपदा तो हमने देख ली थी। इसमें इम्पोर्टेंट तो कुछ नहीं है, क्योंकि जो खरारी घाटी है और खेरा व मधुधानी घाटी है, ये जिप्सम के लिए फेमस है, तीनों घाटियाँ। और यहाँ पे हमने देखा था तांबा उत्पादन कहाँ पे होता है, ये इम्पोर्टेंट था, ये होता है धनपुर डोबरी में। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं पौड़ी जनपद में राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभयारण्य। तो राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला जो है वो कौन है, पौड़ी गढ़वाल। यानी उत्तराखंड में सबसे अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं, पौड़ी गढ़वाल में पाए जाते हैं। जो इनका पौड़ी में क्षेत्रफल है वो है 3271, यानी पौड़ी में 3271 एरिया, जो वर्ग किलोमीटर का एरिया है, यहाँ पे क्या पाया जाता है, वन क्षेत्रफल है। ठीक है, राज्य में सर्वाधिक, और इसीलिए अच्छा यहाँ पे इतना भी ये ध्यान रखो आप, जब इतने यहाँ पे 3271 वर्ग किलोमीटर एरिया में क्या है, हमारे वन है, इसीलिए यहाँ पे क्या है कि ग्रामीण जनसंख्या क्या है, ज़्यादा है, ये हमने देखा था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नगर पंचायत, नगर पालिका क्या है कि एक ही है। ठीक है, ये भी हमने देखा, नगर निगम की बात कर रहा हूँ। तो राज्य में सर्वाधिक खुले वन वाला जनपद जो है वो भी कौन सा है, पौड़ी गढ़वाल। यानी खुले वन सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं, पौड़ी गढ़वाल में मिलते हैं। राज्य में सर्वाधिक परती भूमि वाला जिला कौन सा है, तो ये भी पौड़ी गढ़वाल है। और सोन नदी वन्य जीव विहार की स्थापना कब हुई थी, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आ गया है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। ठीक है, और कहाँ हुई थी, तो पौड़ी गढ़वाल में हुई थी। इसके बाद यहाँ से जो इम्पोर्टेंट एक फैक्ट बनता है, सोन नदी वन्य जीव विहार 301 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, तो इसकी लेंथ कभी आपसे पूछी जा सकती है, तो ये आपको याद रखनी है, 301 वर्ग किलोमीटर। अब देखते हैं जनपद में, पौड़ी जनपद में प्रसिद्ध जो आंदोलन हो रखे हैं। ठीक है, जिसलिए कि सबसे ज़्यादा कोई भी जो जिला जाना जाता है हिस्ट्री में, वो क्यों जाना जाता है कि वहाँ पे जो प्रमुख क्या हुए हैं, चेंजेस हुए, या वहाँ पे जो प्रमुख क्या हुए हैं कि आंदोलन हुए हैं। ठीक है, इसीलिए तो जाना जाता है। अब जैसे कि श्रीनगर से हमारी कैपिटल शिफ्ट हुई थी कहाँ पे, पौड़ी में। ठीक है, उस टाइम पे अंग्रेजों के टाइम पे, तो इसलिए क्या हो गया कि ये थोड़ा न्यूज में आ गया, तो इसलिए क्या हो गया कि यहाँ पे थोड़ा विकास हुआ, है ना। और पौड़ी में भी सबसे ज़्यादा फेमस कौन सी जगह है, लैंसडाउन या कोटद्वार, है ना। ये दोनों वैसे आसपास ही में है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है। तो सबसे पहले आंदोलनों के बारे में देख लेते हैं। तो पानी रखो आंदोलन, ठीक है, पानी रखो आंदोलन, इसके बारे में सबसे पहले हम पढ़ते हैं। तो ये जो आंदोलन है ना, पानी रखो आंदोलन, तो पहले तो आप इसके नाम से ही समझ गए होंगे। तो पानी रखो आंदोलन जो है कि 1980 में उफरे खाल कहाँ पे है, पौड़ी जनपद में ही एक यहाँ पे गांव है। ठीक है, पानी राखो आंदोलन में पौड़ी गढ़वाल में पानी की कमी को दूर करने के लिए सच्चिदानंद भारती द्वारा चलाया गया था। ठीक है, तो पानी राखो, तो आप अगर पहाड़ी हैं तो खुद ही समझ गए होंगे कि यहाँ पे पानी की बात हो रही है, यानी पानी की बात हो रही है। ठीक है, दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना हुई थी, उसके बाद ये कब हुई थी, तो ये हुई थी 1982 में। यानी 1980 में यहाँ पे आंदोलन हुआ कि क्या है कि यहाँ पे जो नीड है किसकी, वाटर की, तो इसके लिए उर्फों खाल में क्या हुआ कि आंदोलन हुआ। तो इसके 2 साल बाद क्या हुआ कि सरकार ने इस तरफ थोड़ा ध्यान दिया और यहाँ पे दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना की। और ये स्थापना कहाँ पे की, तो ये की थी हमारी उर्फों खाल। ठीक है, उर्फों खाल जो वहाँ पे एक लोकल कोई प्लेस होगा, तो वहीं पे क्या किया गया, जो दूधातोली लोक विकास संस्थान है उसकी स्थापना की गई। तो इसका आपको क्या क्या याद रखना है, एक तो लोकेशन आपको याद हो गई उर्फों खाल, दूसरा देखो, दूसरा आपको क्या याद रखना है कि कब हुई थी, तो ये हुई थी 1982। अगर आपको 1982 याद है तो आप ये भी बता दोगे कि ये पानी राखो आंदोलन कब हुआ था, तो कब हुआ था, तो 2 साल पहले हुआ था, यानी 1980 में हुआ होगा। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल में जो सच्चिदानंद भारती थे, इन्होंने ही की थी। ठीक है, तो आंदोलन करने वाले भी कौन थे, सच्चिदानंद भारती थे। और जो यहाँ पे संस्थान की स्थापना की थी, तो वो भी किसने की थी, तो सच्चिदानंद भारती ने ही की थी। इसके बाद देखो गुजड़ू आंदोलन। ठीक है, तो गढ़वाल का बारदोली गुजड़ू क्षेत्र को कहा जाता है। गुजड़ू आंदोलन के प्रेरणाता यानी जिनसे प्रेरणा ली गई थी वो कौन थे, तो वो थे राम प्रसाद नौटियाल जी। ठीक है,
इसके बाद गुजड़ू आंदोलन जो है हमारा यह 1982 के आसपास हुआ था। इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो इसको आपको डेट याद रखनी है और ये याद रखना है कि इसका जो प्रेरणा थी, यानी जिससे प्रेरणा ली गई थी, वो कौन थे? राम प्रसाद नौटियाल जी। इसके बाद जो पौड़ी जनपद में पर्यटन स्थल हैं, वैसे तो मैं इस पर एक अलग से वीडियो भी लेके आऊँगा, लेकिन फिर भी इसमें मैं आपको हल्का फुल्का बता देता हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक प्लेस मिलता है हमको, कोटद्वार, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। और एशिया का जो दूसरा सबसे ऊंचाई पर स्थित रौसी स्टेडियम है वो कहाँ पे है? ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो रांसी स्टेडियम है यह कहाँ है? तो ये कहाँ पे है? पौड़ी गढ़वाल में, ठीक है। खिरसू पौड़ी गढ़वाल में प्रदूषक मुक्त शांत पर्यटन स्थल है, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है कि भारत में किस स्थान को शांत पर्यटन स्थल की क्या दी गई है? उपाधि दी गई है। तो खिरसू पौड़ी गढ़वाल को, ठीक है। अच्छा, प्रदूषण मुक्त भी आप याद रखना, कहाँ सबसे ज़्यादा पर प्रदूषण मुक्त प्लेस कौन सा है? तो ये भी कौन सा है? खिरसू पौड़ी है, ठीक है। अच्छा, बाकी जगह पे क्या होता है कि थोड़ा बहुत प्रदूषण तो मिल जाता है। अगर आप हरिद्वार में आए तो हरिद्वार की तो बात ही बहुत ज़्यादा हो गई। अगर आप यहाँ पे इसके बगल में कोटद्वार में भी आ जाएँ तो वहाँ पे प्रदूषण कम है, लेकिन क्या है कि जो जीरो हम कह सकते हैं ना कि जीरो प्रदूषण है, तो वो कहाँ पे है? वो है खिरसू पौड़ी गढ़वाल में। तो कोटद्वार के बारे में हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। इसके साथ साथ यहाँ पे हम पढ़ेंगे कर्णवाश्रम के बारे में, ठीक है। इसके बारे में ये भी एक विद्यापीठ है, तो इसके बारे में आपको ठीक से बताऊंगा। गढ़वाल राइफल्स के बारे में हम अगली वीडियो में देखेंगे। और जो हिल स्टेशन है लैंसडाउन, ये तो कसम से गजब की वीडियो रहने वाली है अलग अगली वाली, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। और एक यहाँ पे पर्यटन स्थल है दुगड्डा, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में भी बताया जाएगा। चलिए, इसके बाद अच्छा देवलगढ़ भी यहीं पे है, ठीक है। चलो देवलगढ़ के बारे में भी आपको बताएंगे। इसके बाद मंदिर हैं जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट, उनको हम देखेंगे उसके अगले वाले पार्ट में। और इसके बाद आपको एक कंबाइंड पार्ट दूंगा मैं, जिसमें कि पौड़ी गढ़वाल की सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलिए इस पार्ट को करते हैं यहीं पे समाप्त। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं दीप बहुगुणा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। इसका नाम है दीप से एम्पायर। सो गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सबसे पहले ही कोटद्वार के बारे में। इसके बाद में आपको एक पर्यटन स्थल जो कि कोटद्वार के अंदर ही है, कर्णवाश्रम, ठीक है, यानी कोटद्वार के आसपास में ही है, इसके बारे में बताऊँगा। इसके बाद हम देखेंगे सबसे यहाँ पौड़ी गढ़वाल का जो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है दुगड्डा, ठीक है, इसके बारे में आपको बताऊँगा। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे गढ़वाल राइफल्स, ठीक है, जो हमारे देश की शान है गढ़वाल राइफल, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में। और आज की वीडियो जो है कि थोड़ा लंबी रहने वाली है, क्योंकि इसमें सारे मैं ये टॉपिक कवर करूँगा। और इसके बाद हम देखने वाले हैं लैंसडाउन के बारे में, ठीक है। लैंसडाउन किसके नाम पे रखा गया है, शहर का नाम, ये भी मैं आपको बताऊँगा। वैसे ये क्या कौन थे? एक ब्रिटिश थे, ठीक है, अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ के नाम पर रखा गया है लैंसडाउन शहर का नाम, ठीक है। तो रहने वाली है आज की वीडियो बहुत ही ताज़ा तरीन। तो आप देख सकते हैं कि पौड़ी जनपद में इतने हमारे क्या हैं पर्यटन स्थल हैं, ठीक है। अगर आप कभी पौड़ी जाते हो तो वहाँ पे आप इन जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। और कोटद्वार से मैं आपको अगर डिस्टेंस की अगर बात बताऊँ तो जो गढ़वाल राइफल का जो हेडक्वार्टर है वो लैंसडाउन में ही है ना। तो आपको अगर आप कोटद्वार तक पहुंच जाते हो, इसके बाद आप 100-150 किलोमीटर में पहुंच जाओगे दुगड्डा, और वहां से 100-150 किलोमीटर अगर आप और आगे जाते हो तो आप पहुंच जाओगे लैंसडाउन, ठीक है। तो ज़्यादा इनमें डिफरेंस यानी डिस्टेंस इनकी क्या है, बहुत कम है, यानी 150 किलोमीटर के अराउंड है। वैसे तो कम है 150 से, लेकिन फिर भी ठीक है। जो दुगड्डा से कोटद्वार की डिस्टेंस है वो अराउंड 50 के है, ठीक है, 50 किलोमीटर के अराउंड हो गया आई थिंक। और कोटद्वार से लैंसडाउन की अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो वो होगी हमारी 150 किलोमीटर, ठीक है। तो अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा इन शहरों के बारे में, इन पर्यटन स्थलों के बारे में। इससे जो पहले हमने वीडियो देखी थी ना, उसमें हमने ये देखा था कि जो पौड़ी जनपद में प्रसिद्ध आंदोलन हुए थे, यानी पानी राखो आंदोलन और गुजड़ू आंदोलन, इन दोनों के बारे में हमने इससे पिछली वीडियो में पढ़ा था। अब देख लेते हैं पर्यटन स्थल के बारे में। तो एशिया का जो पूरा एशिया है ना, उसका जो दूसरा सबसे ऊंचाई पर स्थित रौसी स्टेडियम है वो कहाँ पे है? तो पौड़ी गढ़वाल में है, ठीक है। तो ये एक
इस अकॉर्डिंग ये क्या होता है कि एक पर्यटन स्थल भी बनता है। कौन सा स्टेडियम है आपको याद रखना है, रांची स्टेडियम, ठीक है। स्टेडियम का नाम याद रख लो आप, रांची स्टेडियम। इसके बाद जो खिरसू है, ये पौड़ी गढ़वाल में प्रदूषण मुक्त शांत पर्यटन स्थल है, ठीक है। क्या है ये, शांत पर्यटन स्थल है। ये हम देख चुके थे पिछले वीडियो में। आज हम देखेंगे कोटद्वार से। तो सबसे पहले आपको ये तो बेसिक नॉलेज हो गई कि जो कोटद्वार है इसको हम गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहते हैं, ठीक है। तो गढ़वाल का प्रवेश द्वार, कुमाऊं का प्रवेश द्वार, ये कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। तो अगर मैं कुमाऊं की बात करूं तो वो हो जाता है हमारा नैनीताल में है, एक जगह पड़ती है, आपको याद होगा, आई थिंक कोटा बाग है वो जगह। और अगर हम गढ़वाल की बात करें तो ये है हमारा कोटद्वार, ठीक है। कोटद्वार को 1901 में नगर का दर्जा मिला था। हमने अभी इससे पहले क्या देखा कि पौड़ी जनपद में क्या है, जो पौड़ी हमारा जनपद है इसमें एक ही नगर निगम है ना। तो ये नगर कौन सा है, कोटद्वार ही है, ठीक है। 1909 में क्या होता है कि जो कोटद्वार है इसको लैंसडाउन सड़क मार्ग से जोड़ा गया। और 1951 में क्या होता है कि जो कोटद्वार है इसको नगर पालिका बनाया गया। और पौड़ी जनपद में कितनी नगर पालिकाएं हैं, तो एक नगर पालिका है, वो भी कोटद्वार। इसके बाद कोटद्वार जो नगर निगम है यह 2017 में बना है, ठीक है। तो नगर पालिका तो बन गया था 51 में, और नगर निगम कब बना है, तो ये बना है 2017 में। ये किस अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो ये होता है जनसंख्या के अकॉर्डिंग चेंज, ठीक है। मेन उसमें जो फैक्टर होता है ना वो होता है जनसंख्या का, कि कहीं पे जो जनसंख्या है वो 1 लाख है तो उसको नगर पालिका कह दिया, 10 लाख है तो उसको क्या कह दिया, नगर निगम कह दिया। तो इस अकॉर्डिंग ये चेंजेस होते रहते हैं। इसके बाद गढ़वाल का जो है कि ग्राष्टीगंज, ये कोटद्वार को कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है, पूछ सकता है। कोटद्वार खोह नदी के तट पर है। तो कौन सी नदी के तट पर है, खोह नदी के तट पर। और आई थिंक खोह नदी के आसपास में ही वहाँ पे जो हनुमान जी का मंदिर है ना, वो भी खोह नदी के आसपास में ही है, ठीक है। सिद्धबली का जो मंदिर है वहाँ पे। कोटद्वार जो है पौड़ी गढ़वाल का एकमात्र रेलवे स्टेशन है। पौड़ी गढ़वाल में कितने रेलवे स्टेशन है, तो एक ही रेलवे स्टेशन है, वो भी कोटद्वार। और स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड के नाम से किसको जाना जाता है, तो आपको ये भी याद रखना है, स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड किसको कहते हैं, तो कोटद्वार को कहते हैं। कोटद्वार का पुराना नाम क्या है, तो वो है मोर ध्वज। क्या है, मोर ध्वज है। और प्रसिद्ध जो सिद्धबली मंदिर है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, जो प्रसिद्ध हमारा सिद्धबली मंदिर है हनुमान जी का, ये कहाँ पे है, तो ये भी कोटद्वार में ही स्थित है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। जोसेफ को कैथेड्रल चर्च भी हमारा कहाँ पे है, तो कोटद्वार में है। अच्छा, ये जो हमारा चर्च है ना, ये भी कोटद्वार में है। अच्छा, क्यों है ये, क्योंकि यहाँ पे जब पारसी आके बसे थे ब्रिटिश के टाइम पे, तो उन्होंने अपनी कॉलोनी यहाँ पे बसाई थी। और जहाँ पे कॉलोनी बसेगी तो वहाँ पे क्या होगा कि उनका उनका जो धर्म का प्रचार है वो भी होना जायज़ है ना। जैसे कि कहीं पे हिंदू लोग हम बसते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई ना कोई छोटा या बड़ा मंदिर जरूर बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी आस्था है और इससे क्या होता है कि हमारे धर्म का प्रचार प्रसार होता है। इसके बाद क्या है कि बुद्धा पार्क भी है हमारा कोटद्वार में ही है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें अगर आप कोटद्वार जाते हो तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो इन चीज़ों को। इसके बाद कोटद्वार से थोड़ा ही दूरी पर है कण्वाश्रम, ठीक है। तो कण्वाश्रम क्या है कि एक विद्यापीठ है, ठीक है। ये पौड़ी गढ़वाल में स्थित क्या है, एक प्राचीन विद्यापीठ है। यानी विद्यापीठ मतलब जहाँ पे विद्या दी जाती है, गुरुकुल टाइप में आप इसको समझ सकते हो। इसके बाद जो है कण्वाश्रम जो है हमारा हेमकूट व मणिकूट पर्वतों के मध्य स्थित है, ठीक है। मालिनी नदी के तट पर भी यह, ये किस नदी के तट पर है, तो मालिनी नदी के तट पर है, ठीक है। आपको ये नदी का नाम भी याद रख लेना है। वर्तमान में जो कण्वाश्रम का नाम है वो क्या है, तो वो है चौका घाट, ठीक है। महाकवि कालिदास ने कण्वाश्रम विद्यापीठ में शिक्षा प्राप्त की थी और यहीं मालिनी नदी के तट पर अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए ये फैक्ट, ठीक है। जो कालिदास जी थे, इन्होंने जो अपनी शिक्षा प्राप्त की वो कहाँ से की थी, तो इसी विद्यापीठ से यानी कण्वाश्रम से ही की थी। और यहीं जो है कि मालिनी नदी के तट पर अभिज्ञान शकुंतलम की रचना भी इन्होंने यहीं की थी, ठीक है। अच्छा, कण्वाश्रम का आपको मैं एक छोटा सा फोटो दिखा देता हूँ। तो ये है एक फ़ोटो, कण्वाश्रम पर्यटन स्थल है जो कि कहाँ का, कोटद्वार का, ठीक है। क्योंकि कोटद्वार में ही पड़ता है इसलिए इसको कोटद्वार में लिखा गया है। ये आप यहाँ पे देख रहे हो बिल्डिंग, ये जो है ना, तो इसके नीचे ये क्या है कि लेंटर है, इसके ऊपर ये बना रखा है
इसके नीचे क्या होता है कि बच्चों को शिक्षा दी जाती है और यहीं से बच्चे आसपास में इन जंगलों में क्या जाते हैं, लकड़ियाँ बीनने जाते हैं। ठीक है, तो आपने वो लकड़ियाँ बीनने वाली कहानी भी सुनी हुई, खैर वो यहाँ की नहीं थी, लेकिन जो कालिदास से रिलेटेड आपने कहानी सुनी है वो कहाँ की है, तो वो यहीं की है। ठीक है, जो पेड़ काटने वाला सीन था, इफ़ यू रिमेंबर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब आगे। जो हमारे महाकवि कालिदास जी थे, इन्होंने कण्वाश्रम क्षेत्र को किसलय प्रदेश के नाम से क्या किया, विख्यात किया। ठीक है, इसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ से जुड़ी है, वो है हमारा दुष्यंत और शकुंतला। ठीक है, कण्वाश्रम विद्यापीठ राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, यानी उनकी जो प्रेम कहानी आपने सुनी होगी वो कहाँ पे, किस विद्यापीठ के अराउंड हुई थी, तो कण्वाश्रम विद्यापीठ के अराउंड हुई थी। ठीक है, जहाँ राजा भरत का भी जन्म हुआ था और उन्हीं के नाम पे क्या है, आज हमारे देश का नाम भारत है। यानी भारत का नाम इनडायरेक्टली कहाँ से पड़ा, तो उत्तराखंड से। ठीक है, अब देखते हैं हिल स्टेशन लैंसडाउन के बारे में। चलिए, जो लैंसडाउन है इसकी स्थापना एक बार पूछी गई थी, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सीधे सीधे। तो ये हुई है 4 नवंबर 1887 को और ये इसकी ऊंचाई आपको समुद्र तल से याद रखनी है, इफ़ यू वांट टू रिमेंबर, तो ये है 1706 मीटर। ठीक है, इसके बाद 1890 में क्या होता है कि जो हमारे वायसराय थे ब्रिटिश, उस टाइम पे हमारा काल चल रहा था। ठीक है, उस टाइम पे अच्छा यहाँ पे शासन किसका था, ब्रिटिश क्राउन का, यानी महारानी विक्टोरिया का यहाँ पे क्या था, राज था। और उस टाइम पे वायसराय कौन थे, तो उस टाइम पे वायसराय थे हमारे लैंसडाउन जी। ठीक है, याद रख लेना इसको, लैंसडाउन जी थे। ठीक है, तो 1990 में क्या होता है कि जो हमारे ब्रिटिश क्या थे, वायसराय थे लैंसडाउन जी, ये क्या होते हैं कि घूमते घूमते कहाँ तक आते हैं, यहाँ पे कोटद्वार से थोड़ा आगे आते हैं। उस टाइम पे तो खैर रास्ता आई थिंक पैदल ही होगा। तो उस टाइम पे क्या होता है कि ये वहाँ पे आते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, एक छोटी सी कॉलोनी बसा देते हैं। ठीक है, और उसी के नाम पे क्या होता है कि धीरे धीरे वो कॉलोनी जो होती है ना विकसित होती है। अच्छा, वो विकसित क्यों होती है कॉलोनी, क्योंकि ये समझ लो उन्होंने यहाँ पे कॉलोनी बसार की है और आसपास क्या है, वहाँ पे पूरे जंगल है। ठीक है, तो जंगलों को काटना शुरू हुआ, अब लकड़ियाँ आई यहाँ से। तो यहाँ से जब लकड़ियाँ आई तो लकड़ियाँ कहाँ से जाएंगी, तो उसके लिए कोई मार्ग चाहिए, तो क्या हुआ, और रास्ता बना। अब ये लकड़ियाँ कहाँ तक जाएंगी, कोटद्वार तक। क्यों, क्योंकि कोटद्वार से आगे क्या है, रेल मार्ग है। लेकिन कोटद्वार से आगे इन्होंने लैंसडाउन की तरफ क्या बनाया था, हमारा सिर्फ सड़क मार्ग था और रेल मार्ग नहीं था। ठीक है, यानी सिर्फ पैदल चलने के लिए रास्ता था या बैलगाड़ी जा सकती थी, ऐसा रास्ता था। लेकिन जो मेन काम होता है ना, वो होता है कि लैंसडाउन से जो लकड़ियाँ होती हैं वो कहाँ तक पहुँचाना, वो यहाँ से लेके कोटद्वार पहुँचाना। ठीक है, अगर कोटद्वार पहुँच गई तो वहाँ से तो नॉर्मली है कि क्या है, वहाँ पे हमको वहाँ से ट्रेन मिल जाएगी और ट्रेन से तो वो उसके बाद कहीं भी पूरे इंडिया में उसको भेज सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये लकड़ियों का ही इन्होंने क्या किया है ना, अंग्रेजों ने लकड़ियों के लिए पूरे उत्तराखंड को आप देखोगे ना, जहाँ जहाँ उत्तराखंड ज़्यादा विकसित हो रखा है, जैसे कि आप देखोगे नैनीताल। ठीक है, तो नैनीताल क्यों विकसित हुआ, इसीलिए तो विकसित हुआ था क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ कि अंग्रेजों को लकड़ी चाहिए थी। ठीक है, तो लकड़ी के लिए वो आए नैनीताल में। और वो वैसे खैर नैनीताल आने के पीछे एक और रीज़न बताया जाता है कि वो भाग के आए थे। वहाँ पे उनका ये कुमाऊँ के राजवंश किसी से लड़ाई हुई थी, तो वहाँ भाग के आए थे, तो वहाँ पे छुप गए थे। ठीक है, ये भी है, लेकिन बाद में क्या हुआ कि उनको नैनीताल का इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो उन्होंने वहीं पे क्या कर लिया, अपनी छोटी छोटी बस्तियाँ बना ली। ठीक है, और उसी तरह होता है लैंसडाउन के साथ, यानी लैंसडाउन तो अब खैर उन्हीं के नाम पे पड़ गया, वायसराय के नाम पे। लेकिन अब मेन थिंग आप समझ गए ना, जैसे कि यहाँ पे ये एरिया लैंसडाउन था पहले, इसके आसपास क्या थे, पूरे जंगल थे। अब जब जंगल में लकड़ियाँ कटेंगी 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 और सब जा रही हैं यहाँ से कोटद्वार, तो जो एरिया खाली हो रहा है ना, तो अब वायसराय आए तो क्या हुआ, अपने साथ वो पूरी जनसंख्या लेके आए। ठीक है, तो कुछ लोग क्या हो गए कि वहीं पे बस गए। तो अब जब वहाँ पे बस गए तो उस एरिया को कोई नाम भी देना था, और तो नाम किस अकॉर्डिंग दिया जाता है, तो वो दिया जाता है लैंसडाउन के अकॉर्डिंग, यानी जो वायसराय है उन्हीं के नाम पे क्या कर दिया गया, उस शहर का नाम लैंसडाउन रख दिया गया। ठीक हो गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद जो वहाँ पे उससे पहले वहाँ पे लोकल लैंग्वेज में जो उसको बोलते थे, यानी लोकल वहाँ पे जो लोग उसको बोलते थे, वो बोलते थे कालो डाटा। क्या बोलते थे, कालो डाटा। ठीक है, ये पूछ सकता है आपको कि लैंसडाउन का पुराना नाम क्या था, तो वो था कालो डाटा। ठीक है, जब तक लैंसडाउन वहाँ पे नहीं आए थे उससे पहले उस वहाँ पे कालो डाटा उसको बोलते थे, उसके बाद क्या बोलते थे, तो लैंसडाउन बोलते थे। ठीक है,
और ऐसे ना आप उत्तराखंड में कहें या हिमाचल में कहें, बहुत से प्लेसेस देखोगे जहाँ पे क्या है कि नाम किस पे रखा गया है, किसी वायसराय के नाम पे या कोई बड़े अधिकारी के नाम पे। जैसे कि डलहौजी के नाम पे बहुत से शहर हैं, कहाँ पे आपको यहीं पे मिल जाएंगे, शिमला के अराउंड आपको डलहौजी शहर मिल जाएगा। और जम्मू कश्मीर में तो बहुत से प्लेसेस हैं जो कि अंग्रेज़ों के नाम पे रखे गए हैं, ठीक है। और अगर आप किसी पर्टिकुलर प्लेस में जाते हो, जैसे कि आप कोटद्वार में ही चले जाओ, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको अंग्रेज़ों के बनाए हुए पुराने बहुत से, जैसे कि चर्च अभी भी है, उस टाइम पे बनाया हुआ चर्च आज तक है, ठीक है। ऐसी बहुत सी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। उस टाइम पे जो रेलवे स्टेशन बना वो आज तक है, ठीक है। अब इसके बाद जो है कि गढ़वाल राइफल का कमांड ऑफिस कहाँ है, तो ये भी लैंसडाउन में ही है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद टिफिन टॉप व कालेश्वर मंदिर भी कहाँ पे है, तो लैंसडाउन में ही है। यानी अगर आप लैंसडाउन जाते हैं तो आप ये समझो कि 2-3 दिन का आपका एक मस्त ट्रिप बन सकता है। इसके बाद गब्बर सिंह नेगी स्मारक कहाँ पे है, तो ये भी लैंसडाउन में ही है। और गढ़वाली मैस 1888 में बनी लैंसडाउन की एक पुरानी इमारत है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पुरानी इमारत बनी है जिसका नाम है गढ़वाली मैस, और जो कब बनी है, तो 1888 यानी 1888 में। इसके बाद सेंट मेरीज गिरजाघर, ये देखो फिर से अंग्रेजों का बनाया हुआ कुछ मिला, ठीक है। क्या मिला, सेंट मेरीज गिरजाघर, ठीक है। ये क्या है कि एक मैरिज हॉल टाइप में है, जो कि कहाँ पे है, तो लैंसडाउन में ही है। सेंट मैरिज गिरजाघर कब बनाया गया, तो ये बनाया गया था 95 में, 1895 में AU होम, ठीक है। ये कौन थे, कांग्रेस के संस्थापक, याद है ना थोड़ा बहुत, ठीक है। लैंसडाउन में गढ़वाल रेजिमेंट युद्ध स्मारक 1923 में बनाया गया। और यहाँ पे जो लैंसडाउन छावनी है, इसको 4 नवंबर 1987 को क्या किया, 1887 को क्या किया, कर्नल मैनवेरी ने के नेतृत्व में बसाया गया, ठीक है। इसके बाद आप थोड़ा हम गढ़वाल राइफल के बारे में देख लेते हैं। तो 1881 में, कब, 1881 में 6 गढ़वाली कंपनी की मदद से 39वीं गढ़वाली रेजिमेंट ऑफ बंगाल इन्फेंट्री का गठन हुआ। और 1892 में गढ़वाल राइफल का इसको क्या मिला, खिताब मिला, ठीक है। 1901 में फिर क्या होता है कि दूसरी बटालियन बनी यहाँ पे। एक बटालियन तो बन गई 92 में, और बेसिकली कब बन गई थी, 91-92 में, ठीक है। उसके बाद दूसरी बटालियन बनती है 49 गढ़वाल राइफल रेजिमेंट, जिसको कि यानी जो 49 गढ़वाल राइफल रेजिमेंट है, इस इन्फेंट्री का गठन हुआ। कब हुआ, तो 1901 में हुआ। इसके बाद सैन्य पुनर्गठन के बाद इनका जो नाम था वह 18वीं रॉयल गढ़वाल राइफल हुआ, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि 1945 में रॉयल गढ़वाल राइफल कहा जाने लगा इसको, और स्वतंत्रता के बाद तो इसको हम क्या कहते हैं, अब गढ़वाल राइफल, ठीक है। पहले क्या कहते थे, रॉयल गढ़वाल राइफल, और अब क्या कहते हैं, सिर्फ गढ़वाल राइफल, ओके। अब देखते हैं यहाँ पे जो एक बहुत ही अच्छा हमारा पर्यटक स्थल है दुगड्डा। चलिए पहले फ़ोटो दिखा देता हूँ आपको। तो लास्ट हमने ये देखी थी ना, कण्वाश्रम पर्यटन स्थल, जो कि कोटद्वार में है। इसके बाद ये है लैंसडाउन की फ़ोटो, आप ये देख सकते हो। अगर आप यहाँ पे विजिट करते हो ना, तो आपको ये जो मिल रहे हैं सीनरीज़ देखने को, ये चीज़ नॉर्मल मिलेंगी वहाँ पे, ठीक है। ये है हमारे देश की शान गढ़वाल राइफल, ठीक है। ये हर साल क्या होती है, जो गणतंत्र दिवस की परेड होती है, तो यहाँ पे से कुछ सैनिक लिए जाते हैं, जो कि वहाँ पे क्या करते हैं, RD परेड में शामिल होते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, ये वहीं की एक फ़ोटो है, ये है दुगड्डा, ठीक है। फ़ोटो क्या है कि थोड़ा मैंने इंटरनेट से ही ले रखी है, गूगल से, तो ये हल्का सा थोड़ा पुराना व्यू है। लेकिन अगर आप यहाँ पे जाते हो, यहाँ विजिट करते हो ना, तो आप यहाँ पे देखो आप खुद ही कि जो एरिया है ना कितना डेंस है। यानी एक शहर, इतना सा ही शहर है, और यहीं पे क्या है कि आपको इतनी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि आप एक दिन में इसको नॉर्मली घूम ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो जो दुगड्डा है हमारा, यह लंगूर व सिलगाड़ नदी के संगम पर है, ठीक है। यानी एक नदी यहाँ से आई लंगूर नदी, एक यहाँ से आई सिलगाड़ नदी, तो इन दोनों के संगम पर यहाँ पे कौन सा शहर बस गया, तो दुगड्डा पर्यटन स्थल, ठीक है। जो कि क्या है कि हमारा धनीराम मिश्र ने बसाया था। अब वहाँ पे सबसे पहले जो आए थे हमारे
व्यक्ति वो थे धनीराम मिश्र। उन्होंने पहले अपनी कॉलोनी बसाई और धीरे 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 विकास होते गया और आज आप देख सकते हो वहाँ पे कि कितना अच्छा वहाँ पे हो गया है। इसके बाद क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू इन्होंने क्या किया था, 1930 व 1945 में दुगड्डा शहर आए थे, इसलिए यहाँ से ही क्या हो गया कि इसकी काया पलट हो गई। इन द सेंस कि वो जब यहाँ पे अब कोई भी जब बड़ा नेता कहीं आता है तो क्या होता है कि वहाँ पे थोड़ा बहुत आवाजाही और लोगों की भी होती है, और तो उसमें से कुछ लोग चाहते हैं कि यार अगर उनको प्लेस अच्छा लगता है तो वो वहीं बस जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो दुगड्डा है ना, इसका पुराना नाम क्या था, तो इसका पुराना नाम था नाथोपुर, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत भवानी सिंह रावत ने की थी। तो यहाँ पे क्या है कि शहीद मेला लगता है, ठीक है। अब जो वहाँ पे कुछ स्वतंत्रता सेनानी होंगे जो कि हमारी स्वतंत्रता के लिए शहीद हुए होंगे, या उस टाइम पे वर्ल्ड वार में हमारे सैनिकों को ले जाया गया था, तो क्या पता उसके लिए बनाया जाता होगा शहीद मेला, शहीद मेला, ठीक है। चंद्रशेखर आज़ाद मैंने आपको बताया था कहाँ के थे, तो पौड़ी के थे। और 1930 में इन्होंने भवानी सिंह रावत के साथ दुगड्डा में आए थे और जंगलों में 7 दिन तक पिस्टल चलाने की ट्रेनिंग ली थी, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे क्या था कि 7 दिन तक पिस्टल चलाने की ट्रेनिंग ली थी। और गढ़वाल क्षेत्र में कुली बेगार प्रथा व डोका पालकी आंदोलन उन्मूलन की भावना को जगाने का श्रेय दुगड्डा नगर को जाता है। शिव प्रसाद डबराल का साधना स्थल भी दुगड्डा नगर था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये छोटे छोटे जो फैक्ट है ना, इनसे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक और पर्यटन स्थल है देवलगढ़, ठीक है। तो देवलगढ़ जो नाम है इसके यहाँ पे ठीक से दिख नहीं रहा है थोड़ा, चलिए अब डे मोड में आ गया, अब साफ दिख रहा है। तो देवलगढ़ का जो नाम है इसके संस्थापक यानी कंगड़ा सालक केवल के नाम पे रखा गया है। देवलगढ़ जो है कि पौड़ी गढ़वाल में ही स्थित है और देवलगढ़ को जो है कि गढ़वाल राजा अजय पाल द्वारा 1515 में, ठीक है, आप सोच सकते हो कितना पुराना है। तो 1515 में क्या किया गया इसको, सॉरी 1515 है 1615 आई थिंक, ठीक है 1615 है। तो 1615 में इसको क्या किया, उनकी कैपिटल बनाया गया अजय पाल द्वारा। गढ़वाल के राजा कौन थे 1615 में, तो वो थे यहाँ पे अजय पाल, ठीक है। और अजय पाल ने अपनी कैपिटल कहाँ शिफ्ट की थी, तो वो की थी देवलगढ़ में, ठीक है। देवलगढ़ में क्या है कि राज राजेश्वरी देवी का प्राचीन मंदिर है और सोम का भांडा या राज का चबूतरा देवलगढ़ में ही स्थित है। देवलगढ़ में क्या है कि नाथ संप्रदाय के काल भैरव का भी मंदिर है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हैं देवलगढ़ में। थोड़ा सा ये जो पिक्चर लेने में क्या हो गई कि थोड़ा हिल गई, आई थिंक हाथ हिल गया यहाँ पे भाई का। तो इसके बाद हम देखेंगे पौड़ी जनपद में जो प्रसिद्ध मंदिर हैं इनके बारे में, ठीक है। इसके बाद कुछ मेले और त्यौहार हैं यहाँ पे भाइयों बहनों, और साथ साथ में हम देखेंगे जो पौड़ी जनपद में परिवहन सुविधाएं हैं। इसके बाद पौड़ी जनपद में जो समाचार पत्र हैं, औद्योगिक क्षेत्र हैं, इनके बारे में हम देखेंगे अगली वीडियो में। और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये पौड़ी जनपद हमारा समाप्त हो जाएगा आई थिंक, ठीक है। इसके बाद आप बताना कि कौन सा आपको डिस्ट्रिक्ट यू वांट टू रीड। ओके, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सो गाइस, पिछली वीडियो में हमने देखा था जो पौड़ी जनपद में पर्यटक स्थल है ना इम्पोर्टेंट, ठीक है, और उनकी जो ब्रीफ हिस्ट्री थी वो हमने देखी थी। और मेनली हमने ये सीखा था कि वहाँ पे जो नाम पड़े हैं शहरों के वो किस अकॉर्डिंग पड़े हैं, तो वो वहाँ पे रखे गए हैं जो वहाँ पे कोई वायसराय घूमने आए उनके नाम पर, ठीक है, या किसी बड़े अफसर के नाम पे, ठीक है। तो हमने कल ये देखा था लैंसडाउन के बारे में, मैंने आपको बताया था। सबसे पहले हमने लैंसडाउन के बारे में देखा, उसके बाद देखा था हमने थोड़ा कोटद्वार के बारे में, और ये इसके बाद कण्वाश्रम के बारे में हमने देखा था जहाँ पे क्या है कि कालिदास जी ने शिक्षा प्राप्त की थी, ठीक है, यही हमने देखा था। इसके बाद हमने पर्यटक स्थल दुगड्डा के बारे में देखा था, और हमने देखा था थोड़ा गढ़वाल राइफल की हिस्ट्री, कब से शुरुआत होती है और अभी यहाँ पे क्या है कि जो दूसरी बटालियन बनी थी वो कब बनी थी, ये सब चीज़ें हमने देखी थी कल की वीडियो में। आज का हम करते हैं अपना सफ़र इससे थोड़ा आगे और देखते हैं वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट मंदिर हैं उनके बारे में। तो पौड़ी जनपद में जो प्रसिद्ध मंदिर हैं उसमें सबसे पहले नाम आता है बिनसर महादेव का, और आई होप कि आपने ये नाम ज़रूर सुना होगा और आप यहाँ घूमने भी गए होंगे। तो जो बिनसर महादेव का मंदिर है ये पड़ता है पौड़ी गढ़वाल में, और पौड़ी गढ़वाल में कहाँ पे पड़ता है, तो ये पड़ता है थल्लीसैंण में, ठीक है। थल्लीसैंण में स्थित
तड़केश्वर महादेव, कौन से महादेव हैं? तड़केश्वर महादेव मंदिर पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। ठीक है। अच्छा, जो ये बिनसर महादेव के मंदिर हैं ये दो हैं, एक है सोनी बिनसर और एक है ये वाला पौड़ी गढ़वाल वाला बिनसर। ठीक है। तो जो सोनी बिनसर है वो मैं आपको अल्मोड़ा में पढ़ाऊँगा क्योंकि वो अल्मोड़ा के अंतर्गत आता है, और ये जो हमारा बिनसर महादेव यानी तड़केश्वर महादेव वाला मंदिर है ये कहाँ आता है? तो ये आता है पौड़ी जनपद में। ठीक है। इसके बाद जो हमारे एकेश्वर महादेव हैं ये भी, इनका एक टेम्पल है पौड़ी गढ़वाल में। इसके बाद आप अगला मंदिर देखो, यहाँ पे ये मंदिर से ना कभी कभी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि जैसे कि ज्वालापा देवी मंदिर का एक बार पूछा गया था। ठीक है। तो वो भी पौड़ी गढ़वाल में ही है, उसको हम पढ़ेंगे अभी आगे। तो क्युंकलेश्वर मंदिर, जो क्युंकलेश्वर मंदिर है इसकी स्थापना पौड़ी में शंकराचार्य ने की थी। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और जलप्पा देवी का जो मंदिर है ये भी पौड़ी में स्थित है। ठीक है। इसके बाद देखो आप कंडोलिया देवता, कंडोलिया देवता तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, गढ़वाल साइड में ना कंडोलिया एक पेड़ का नाम भी होता है। ठीक है। तो आप इस पे थोड़ा याद कर सकते हैं उसको, पेड़ से, उस पे पेड़ पे क्या होता है कि कांटे होते हैं बहुत सारे। तो जो कंडोलिया देवता का मंदिर है यह गढ़वाल में न्याय का देवता इनको कहा जाता है। और राहु की पूजा जो है कि पौड़ी में पैठानी गांव में, ठीक है, पौड़ी के पैठानी गांव में होती है। ये पैठानी गांव एक अल्मोड़ा में भी है और एक पौड़ी गढ़वाल में भी है। तो बहुत सी सिमिलर चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है। डांडा नागराज जो है कि ये मंदिर कहाँ पे मिलेगा आपको? तो ये मिलेगा भगवान कृष्ण से संबंधित है और पौड़ी जनपद में है। ठीक है। इसके बाद कमलेश्वर मंदिर जो है कि ये पौड़ी के श्रीनगर शहर में स्थित है। ठीक है। तो कहाँ पे है? तो श्रीनगर में है। अगर श्रीनगर से कैपिटल हमारी शिफ्ट नहीं होती पौड़ी में तो पौड़ी आज हमारा जनपद नहीं होता। तो जनपद क्या होता? आज श्रीनगर होता। ठीक है। इसके बाद धारा देवी मंदिर, यह पौड़ी के श्रीनगर शहर में कल्याली सेण, ठीक है, कल्यासेण में स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद जो यहाँ पे लगने वाली प्रमुख मेले हैं या त्यौहार हैं इनके बारे में हम देखते हैं। यानी कौतिक हैं या कौतिक हम बोलते हैं ना। तो बेसिकली सबसे पहले हम देखते हैं गेंदा, गेंदा कौतिक या मेला पौड़ी। ठीक है। मेला, मेला जो है कि कौतिक या मेला, अच्छा यहाँ पे जो है ना कौतिक और मेले में आप अंतर नहीं समझे तो ये समझना कि कौतिक बोलते हैं हम अपनी पहाड़ी लैंग्वेज में या गढ़वाली लैंग्वेज में या कुमाऊनी लैंग्वेज में। ठीक है। और मेला हो गया हिंदी का शब्द। ठीक हो गया। तो गेंदा कौतिक लगता है पौड़ी में। इसके बाद सात खून माफ, ये एक मूवी बनी है ना इस पे, नामक जो है कि खेल ये है गिंदी मेले को कहा जाता है। ठीक है। यानी इसी मेले को क्या कहते हैं हम? सात खून माफ नामक खेल भी कहते हैं। ठीक है। तो आपसे ये ना कैसे भी पूछ सकता है कि गेंदा कौतिक का अगला नाम बताओ या दूसरा नाम बताओ, तो आपको याद रखना है। इसके बाद दनगल मेला जो है यह सतपुली के पास में लगता है। ठीक है। सतपुली कहाँ है? तो ये कोटद्वार के पास में है। तो ये कब लगता है दनगल मेला? ये लगता है शिवरात्रि में। और कांडा मेला जो है कि ये पौड़ी गढ़वाल में लगता है। सिद्धबली मेला, ये देखो आप, सिद्धबली मेला जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ लगता है? तो कोटद्वार में लगता है, खोह नदी पर। ठीक है। अच्छा, ये सिद्ध, अगर आप कोटद्वार में जाते हो ना तो वहाँ से 2-3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है सिद्धबली का मंदिर, जो कि हनुमान जी को बेसिकली क्या है, डेडिकेटेड है, यानी हनुमान जी के लिए वो मंदिर बनाया गया है। ठीक है। सिद्धबली का मंदिर। और उसी के किनारे एक नदी बहती है, उसका नाम है खोह नदी। ठीक है। मंदिर के किनारे ही एक नदी बहती है, वो है खोह नदी। और इसी के तट पे लगता है सिद्धबली का मेला। तो आई होप आपको ये याद रहेगा अब। इसके बाद मुंडनेश्वर मेला जो है यह पौड़ी जनपद में कलजी खाल में लगता है। ठीक है। कहाँ पे लगता है? कलजी खाल में लगता है। तो पौड़ी जनपद में एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन है कलजी खाल, यहाँ पे लगता है हमारा मुंडनेश्वर मेला। इसके बाद मनसार मेला जो है ये कहाँ लगता है? तो ये भी पौड़ी में लगता है, लेकिन पौड़ी में कहाँ लगता है? तो कोटद्वार यानी कोट। ठीक है। अच्छा, कोट मतलब कोटद्वार होता है। ठीक है। वहाँ पे शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? कोट बोलते हैं। तो कोट के पास क्या है कि चितोंस्यू पट्टी में लगता है, जहाँ की माता सीता की क्या हुई थी? धरती में समाई थी। ऐसा यहाँ पे मान्यता है कि जो माता सीता हैं धरती में समाई थी। कहाँ समाई थी? तो वो समाई थी धरती में यहीं पर। ठीक है। कहाँ पे? सतोनिया, छतोनिस्सू जो ये पट्टी है यहाँ पे। इसके बाद बिनसर महादेव मेला तो आप समझ ही गए होंगे। तो ये कहाँ पे लगेगा? बिनसर मंदिर में लगेगा और पौड़ी गढ़वाल में
दूधातोली पर्वत श्रृंखला में लगेगा। दूधातोली पर्वत श्रृंखला हमने सबसे पहले पढ़ी थी, ठीक है। ये पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली 5 नदियों के नाम आपको याद रखने हैं। पूर्वी पश्चिमी तो 2 नदियाँ वो हो गई, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, और पूर्वी रामगंगा और पश्चिमी रामगंगा, ठीक है। तो ये आप 4 नदियाँ तो ये हो गई, आप ऐसे याद कर सकते हैं इनको, ईजिली है। तो भैरवगढ़ी का जो मेला है यह पौड़ी में राजी खाल के पास में लगता है, और भुवनेश्वरी देवी का जो मेला है यह कहाँ लगता है, तो पौड़ी में लगता है। तो जो भैरवगढ़ी का मेला है ना, ये भगवान भैरव को डेडिकेटेड है, ठीक है। यानी उनके मंदिर के आसपास में ही लगता है, कहाँ पे, रजाली खाल में, ठीक है, राजी खाल में। इसके बाद जो है कि नीलकंठ मेला एक बार पूछा गया था आई थिंक, तो ये पौड़ी जिले के मणिकूट पर्वत में, ठीक है। तो ये पूछा गया था कि शायद मणिकूट पर्वत के तट पर कौन सा मेला लगता है, ठीक है। तो ये लगता है मणिकूट पर्वत की तली पे नीलकंठ का मेला, ठीक है। कहाँ पे, पौड़ी जनपद में आता है, लेकिन ये ऋषिकेश से टच है, इसलिए ऋषिकेश में भी आता है, ठीक है। तो आप इसमें ठीक से देख लें वहाँ पे जब ऑप्शन मारोगे तो, क्योंकि ऋषिकेश कहाँ आता है, तो ये आता है देहरादून में। इसके बाद तड़केश्वर महादेव का जो मेला है यह लैंसडाउन के पास लगता है, और जो ये तड़केश्वर मंदिर हमने देखा था, ये यहाँ पे ना आप 90% ऐसे मंदिर देख रहे हो कि मंदिर है उसके पास में कोई मेला लग रहा है, ठीक है। तो जब इतना आपको रिलेट कर पा रहे हो ना, तो मंदिर के नाम से ही आप क्या कर ले रहे हो कि मेलों को भी रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो जहाँ पे मंदिर की लोकेशन होगी वहाँ पे उस मेले की भी लोकेशन होगी। जैसे कि डांडा नागराज मेला है, तो ये कहाँ लगता है, पौड़ी जनपद में लगता है, ठीक है। तो ये नागराज को क्या है, डेडिकेटेड है, यानी उनके लिए ये उनको समर्पित है। इसके बाद इम्पोर्टेंट मेला है ज्वालापा धाम मेला, जो कि पौड़ी के नयार नदी के तट पर लगता है। कहाँ पे लगता है, नयार नदी के तट पर, ठीक है। इसके बाद कील किलेश्वर शिवरात्रि मेला है, जो कि महाशिवरात्रि में लगेगा, ठीक है। यानी शिवरात्रि का मेला है, तो ये कहाँ पे लगता है, श्रीनगर में, ठीक है। पौड़ी के अंदर ही, कहाँ पे, श्रीनगर में। इसके बाद एकेश्वर मेला जो है, अब अभी हमने एकेश्वर मंदिर पढ़ा था, तो ये कहाँ लगता है, सतपुली के पास में लगता है। और मधुगंगा घाटी जो है कि ये विकास गंगा महोत्सव पौड़ी जनपद में मनाया जाता है, ठीक है। और बुंखाल मेला यह कहाँ पे लगता है, तो पौड़ी जनपद का ये प्रसिद्ध एक मेला है, ठीक है। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट महोत्सव है, वो है गंगवार दस्यु महोत्सव, जो कि पौड़ी जनपद में मनाया जाता है। वेंकुट चतुर्दशी मेला जो है ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये भी पौड़ी के श्रीनगर गढ़वाल में लगता है। इसके बाद आप देखोगे तो पौड़ी जनपद में जो ऊर्जा संसाधन है इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बांध परियोजना देखते हैं, ठीक है। तो कालागढ़ बांध परियोजना जो है यह कौन सी नदी पर पड़ती है, तो ये कालागढ़ एक प्लेस है पौड़ी में, उसी की नदी है, बहती है वहाँ पे रामगंगा नदी। तो वहीं पे क्या है कि कालागढ़ बांध परियोजना लगाई गई है, ठीक है। ये एक ऊर्जा संसाधन है, और यहाँ पे क्या पूछता है ना, इसकी हाइट पूछ लेता है। तो इसकी हाइट आपको याद रखनी है 126 मीटर, ठीक है। कितनी है, 126 मीटर है। रामगंगा परियोजना जो है कि यहाँ से 198 मेगावाट की यह परियोजना है, और मरोड़ा परियोजना जो है कि यह भी नयार नदी पर बनी हुई है। तो आप देखेंगे कि जो पौड़ी जनपद है ना, यहाँ पे एक ही इम्पोर्टेंट नदी है, कौन सी, नयार नदी। तो आपको सब उसी के आसपास ही घूमते मिलेंगे। इसके बाद हमने देखा उतियासु बांध जो है कि यह पौड़ी गढ़वाल के अलकनंदा नदी पर है। इसके बाद दुनाव जल विद्युत परियोजना है, ये कहाँ पे है, तो ये हमारा बीरोंखाल पौड़ी में नयार नदी पर निर्माणाधीन है, यानी अभी ये बना नहीं है। इसके बाद चीला परियोजना जो है यह कहाँ पे है, तो ये भी पौड़ी में है, और इसकी क्षमता आप याद रखो तो ये है 144 मेगावाट की। अब देखते हैं यहाँ पे जो उद्योग हैं या औद्योगिक क्षेत्र हैं, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो सिडकुल द्वारा, यानी सिडकुल कहाँ पे है, तो ये है सिडकुल, आपको पता होगा हरिद्वार में है। तो इसके द्वारा कोटद्वार में सिगड्डी ग्रोथ सेंटर औद्योगिक आस्थान का विकास किया गया है। इसके बाद नया औद्योगिक आस्थान यानी सुमाड़ी पौड़ी में विकसित किया जा रहा है, जो कि श्रीनगर के पास में स्थित है। और भारतीय इलेक्ट्रॉनिक
लिमिटेड उद्योग कहाँ पे है? पौड़ी जनपद में है, सॉरी पौड़ी में ही है, हाँ ठीक है ठीक है, कोटद्वार में है ये, और इसकी जो मेन लोकेशन है वो कोटद्वार है, लेकिन जनपद कौन है? तो पौड़ी है। कौन सा है? पौड़ी है। अभी यहाँ पे समाचार पत्र और साहित्य के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो तरुण कुमाऊं पत्रिका जो है इसका संपादन 1922 में किसने किया था? तो ये किया था बैरिस्टर ने, ठीक है, बैरिस्टर द्वारा कहाँ पे? लैंसडाउन में किया गया था। इसके बाद 1928 में क्या होता है कि गणदेश समाचार पत्र, गणदेश समाचार पत्र बहुत ही फेमस समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो कोटद्वार से इसका प्रकाशन हुआ था। आपको याद रखना है कब? 1928 में, ठीक है। आपके दादाजी होंगे उस टाइम की, उनकी डेट ऑफ बर्थ हो गया है मैंने उस टाइम की, ठीक है। 1935 में हितैषी समाचार पत्र का संपादन राय बहादुर पीताम्बर ने लैंसडाउन में किया था। अच्छा, ये लैंसडाउन क्या है ना, उस टाइम पे हब बन गया था एक, ठीक है। क्यों हब बना था ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, क्योंकि लैंसडाउन जब उन्होंने उस शहर का विजिट किया था तो वहाँ पे क्या हो गया ना कि फैसिलिटीज़ बढ़ने लग गया, फैसिलिटीज़ बढ़ने लग गई तो वहाँ पे लोग आके बसने लग गए, ठीक है। और जो वहाँ के लोकल लोग थे वो भी जागरूक हो गए, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे समाचार पत्र वहाँ से, जैसे कि गणदेश है, कर्मभूमि है, गौरवगढ़ है, तो ये उसी के आसपास से निकलने लगे उसके बाद, ठीक है। जैसे कि ये वाला देखो आप, 1939 में क्या होता है कि कर्मभूमि का संपादन भक्त दर्शन व भैरव दत्त धूलिन ने किया, ठीक है। कहाँ से? फिर से लैंसडाउन से, ठीक है। तो आप देख लो लैंसडाउन कितनी इंपॉर्टेंट लोकेशन बन गई थी हमारे लिए भी। इसके बाद 1975 में गढ़ गौरव समाचार पत्र का संपादन कोटद्वार से किया गया, ठीक है। कुंवर सिंह ने ये किया था इसका संपादन। इसके बाद राष्ट्रीय ज्वाला समाचार पत्र जो है कि दुगड्डा से प्रकाशित होता है, ये अभी भी हो रहा है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, अभी भी हो रहा है। पौड़ी जनपद में परिवहन की जो सुविधाएं हैं इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की जो स्थापना हुई थी तो वो कब हुई थी? 1941 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो कोटद्वार में हुई थी, ठीक है। ये अभी भी है, 1941 से अभी तक ये चलते आ रहा है। सबसे कम रेल पथ की जो लंबाई वाला जिला है वो कौन सा है? तो पौड़ी गढ़वाल है। और यहाँ पे मैंने बताया था आपको, अगर ये पूरा पौड़ी गढ़वाल है तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर लोकेशन है कोटद्वार, तो यहीं तक आती है ट्रेन, यहाँ से आगे इसका जंक्शन ख़त्म, मतलब जंक्शन तो दो ट्रेनों को जोड़ता है, लेकिन यहाँ से आगे क्या होता है कि ख़त्म हो जाती है, यानी यहीं पे आके, ठीक है। और यहाँ कहाँ से आती है? तो नजीबाबाद से होते हुए देहरादून से यहाँ पे मिल जाएगी आपको। इसके बाद जो पौड़ी जनपद में एकमात्र रेलवे स्टेशन हमने देख लिया, कहाँ पे? कोटद्वार में। और कोटद्वार का जो रेलवे स्टेशन बना था ना, ये कब बना था? तो ये बना था 1889 में, ठीक है, यानी 1889 में, ठीक है। तो यहाँ पे होता है पौड़ी जनपद आई थिंक समाप्त। तो पौड़ी जनपद में हमने 4 पार्ट में इसको कवर किया, और मैं क्या करूँगा ना, इसके बाद एक कंप्लीट वीडियो डालूँगा जिसमें कि हमारा पार्ट 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा और 4 भी होगा। तो अगर आपने कोई पार्ट स्किप कर दिया था बीच में तो आप उससे जाके नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। और अभी क्या हो रखा है ना कि उत्तराखंड सरकार इस बारे में बहुत सोचती है कि बच्चों के पेपर बहुत जल्दी से जल्दी कराए जाएँ, और डेट भी आ रही है। तो जुलाई में मेरे को जहाँ तक लगता है कि जुलाई से पेपर होने शुरू हो जाएंगे। तो प्रवक्ता के वगैरह वगैरह ये सब उन्होंने एक लिस्ट तो निकाल रखी है, अपना कैलेंडर तो उन्होंने दे रखा है, तो आप जाके उस कैलेंडर को चेक करें। और अगर आपने उसमें से वन दरोगा का अगर फॉर्म भरा था, या जो भी वन सहायक के वो फॉर्म आए थे ना, तो वन का उसमें बहुत ज़्यादा मैंने देखे थे, तो उसमें बहुत लिस्ट निकली थी। तो अभी अगर मेरे को लिस्ट मिलेगी तो मैं वो डाल दूँगा अपने चैनल पे कम्युनिटी बॉक्स में, नहीं तो आप जाके चेक कर सकते हैं उत्तराखंड की वेबसाइट पे जाके, क्योंकि उन्होंने उनका अब थोड़ा सा, एक तो ये है ना कि इलेक्शन का भी टाइम आ रहा है, तो अब थोड़ा बहुत उनको कुछ तो चाहिए बोलने के लिए कि हमने इतने लोगों को रोज़गार दिया। तो क्योंकि अब देना तो है नहीं उन्होंने रोज़गार, लेकिन खाली अब भले ही वो क्या कर रहे हैं, पेपर लीक करा के अपने ही बंदों को लगा दे रहे हैं, लेकिन कम से कम बाहर दिखाने के लिए तो ये हो गया ना कि हमने इतनी सीटें भर दी हैं, ठीक है। तो वो क्या फिर से वही न्यूज़पेपर वाला, जैसे कि पुराने सीएम थे हमारे न्यूज़पेपर वाले, तो नए सीएम भी वैसे ही होंगे न्यूज़पेपर वाले, ठीक है। बाकी कंट्रोवर्सी में तो इनको हमेशा रहना ही होता है, ठीक है। चलिए इस मुद्दे पे हम बहस नहीं करेंगे, ये हमारा वेस्ट ऑफ टाइम होगा। हम इसके बाद कौन सा डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे, मे बी आई थिंक नैनीताल या अल्मोड़ा हम देखने वाले हैं,
ठीक है, बागेश्वर भी हो सकता है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे इनमें से कोई डिस्ट्रिक्ट, और आप इन डिस्ट्रिक्ट के क्या बनाओगे, नोट्स। ठीक है, नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि मेरी वीडियो ख़त्म हो जाएगी और मे बी क्या होगा कि जैसे कि आपने 1-2 दिन यानी 1-2 हफ्ते बाद आप भूल जाओगे, फिर वहाँ पे अगर आपको याद करना होगा तो आप वापस से वो वाली वीडियो देखने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, पहले तो उसको जाओ खोजो, तो इसमें क्या होगा, ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए आप क्या करें ना, नोट्स ज़रूर बना लें। ठीक है, क्योंकि नोट्स बनाओगे ना तो आप वहाँ पे सीधे उस पेज को सीधे खोल सकते हो, इसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए, बहुत हुई आज की कथा, मिलते हैं आपको अगले ज़िले के साथ। और थोड़ा सा मैं अब अपने चैनल को मॉडिफाई कर रहा हूँ, तो मे बी वीडियो स्टडी से रिलेटेड थोड़ा कम आएंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चीन के साथ जो सीमा लगाते हैं वो कौन कौन से राज्य हैं, इसके लिए आप बोल रहे थे एक ट्रिक दो, तो मैंने सोचा है आपको एक ट्रिक दी जाए, तो वो है जम्मू का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर हो गया, सिपाही से हो गया सिक्किम, अरुण से हो गया अरुणाचल, और हिमाचल उत्तराखंड। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है छोटी सी ट्रिक से। पाकिस्तान से सटे जो भारतीय राज्य हैं उसके लिए एक ट्रिक है, वो है पंगु राज। क्या है, पंगु राज। अच्छा, ये कौन कौन से हैं इसमें, हमारे स्टेट कौन कौन से आते हैं, पंजाब, गुजरात, राजस्थान और जम्मू कश्मीर। बांग्लादेश से जो हमारे राज्य सीमा जिन साझा करते हैं उसके लिए ट्रिक है, बांग्लादेश और असम के मेघू ने त्रिपुरा में रम पी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ की एक छोटी सी ट्रिक बना रखी है।